हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है वेब केयर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं ईवीएस। देखिए, हमने पिछले सेशन में किया था 30 मार्क्स का सीडीपी और ये हमारा सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीटेट का। तो अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड कर रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, 30 मार्क्स का ये हमारा सीरीज चलेगा। एक जो हमारा सेशन होगा 30 मार्क्स का होगा, 30 क्वेश्चन। तो सीडीपी का हमने किया था फर्स्ट वीडियो में, ये सेकंड वीडियो हमारा है जिसमें दोस्तों हम ईवीएस करेंगे 30 मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों मैथ्स करेंगे 30 मार्क्स का। इसी तरह से ये आपका दोस्तों 30 मार्क्स का सीरीज चलेगा। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वेब केयर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हिंदी लेकर चलूँगी क्योंकि दोनों लैंग्वेज लेकर चलने पर दोस्तों फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं और वहाँ से आप जिस लैंग्वेज में आपको देखना हो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है, तो ये झारखंड की है। इसमें आप कोई समझने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, आपके माइंड में सेट है, आप यहाँ आंसर लगा लेंगे। फिर नेक्स्ट आगे हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है। आपका घर एक्स पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, आपका ये घर है, ठीक है, और यहाँ से आप ठीक उत्तर में 100 मीटर के डिस्टेंस पर जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो आप लोगों को पता होगा, ये नॉर्थ होता है, ऊपर नीचे साउथ, और राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। ओके, 100 मीटर जाते हैं। उसके बाद फिर कर रहे हैं ठीक पश्चिम में 75 मीटर, यानी कि पश्चिम इधर हो गया 75 मीटर, ये आप जाते हैं। फिर क्या होता है फ्रेंड्स कि 100 मीटर की दूरी पर ठीक दक्षिण में आप आते हैं, यानी कि 100 मीटर नीचे आप आते हैं। आपका दोस्तों ये विद्यालय आप पहुंच जाते हैं वाई पर, ठीक है। यही क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। यानी कि एक्स से आप चलना शुरू करते हैं, नॉर्थ में जाते हैं 100 मीटर, फिर आप वेस्ट में जाते हैं दोस्तों 75 मीटर, और फिर आप साउथ में आते हैं 100 मीटर, और आपका जो विद्यालय है वाई पर ठीक आपके घर के सामने है। लेकिन आप सीधा नहीं जा सकते थे क्योंकि रास्ता व्यस्त था, तो ऐसे आपको जाना पड़ा। अब जो आपका घर है वो विद्यालय के रिस्पेक्ट में किधर है और कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये 75 है, तो ये भी दूरी 75 हुआ, 75 मीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा 75 मीटर वाला होगा। लेकिन आपका जो घर है विद्यालय से अगर आप देखेंगे अपने घर को, तो देखिए ईस्ट डायरेक्शन में होगा, यानी पूरब में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा, यानी कि 75 मीटर पूरब में, यानी थर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन पहुंचती है, ठीक है, और ये 7 जून 2020 को, यानी 2020 है ये, यहाँ पर पहुंच जाती है 3:15 बजे। तो सबसे पहले आप देखिए कि टाइम कितना लगा। देखिए, अगर फ्रेंड्स 5 जून को चलती है, कितना बजे, 4:15 बजे, 4:15 बजे चल रही है ना, तो दोस्तों 6 जून को 4:15 बजे कितना टाइम हो जाएगा, 24 आवर हो जाएगा, 24 घंटे। और अगर हम बात करें 7 जून को 4:15 बजे, तो ये कितना टाइम हो जाएगा, फिर 24 घंटे हो जाएंगे, तो 48 घंटे हो गए, 48 घंटे। लेकिन 7 जून को 4:15 बजे नहीं पहुंच रही है, 3:15 बजे ही पहुंच रही है, यानी 1 घंटा पहले। तो 1 घंटे यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो टोटल यहाँ टाइम कितना हुआ, 47 आवर, यानी कि 47 आवर टाइम लगा कम रेलगाड़ी को पहुंचने में गांधीधाम, ठीक है। और 2640 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपना डिवाइड कर लेंगे। यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है 2640 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस हो गया, और टोटल टाइम कितना निकल कर आया, 47 आवर। तो डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर होगा 56 किलोमीटर पर आवर, ये इसका स्पीड होगा जो आपको निकालना था। ओके, तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 64, क्वेश्चन नंबर 64। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। अब देखिए, मधुमक्खी पालन कब से होता है, अक्टूबर से सितंबर के दिनों में होता है, ये आपने पढ़ा होगा ईवीएस के अंदर। अब देखते हैं 65 में क्या है फ्रेंड्स, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था। अब यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए, तब आप बता पाएंगे। ईवीएस के अंदर जो स्टोरी आपने पढ़ी होगी, तो फ्रेंड्स इसमें जॉर्ज मेस्ट्रल की स्टोरी आपने पढ़ी होगी। जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया था वेलक्रो। वेलक्रो क्या है पहले ये आप समझ लीजिए। जैसे आपने सैंडल वगैरह देखा होगा ना, पहले के टाइम में और ज़्यादा सैंडल उस तरह के आते थे, या अभी भी बैग पर्स में वो चिपकाने वाले होते हैं, जिससे थोड़ा सी वो आवाज़ें भी आती है चिपकाने पर, और जैसे सैंडल वगैरह में भी होता है या शूज़ वगैरह में भी होता है, तो उसको बोलते हैं वेलक्रो। तो यही पूछा जा रहा है कि वो जो है ना, मतलब एक दूसरे के साथ चिपकाने में जो काम आता है वेलक्रो,
किसने मतलब प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं इसमें से जो आपका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा यानी कि जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया था। जॉर्ज मेस्ट्रल यानी कि आपका 65 का आंसर हो जाएगा थर्ड। अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट 66 का आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? तो सिंपल से आप सभी लोगों को पता है जम्मू कश्मीर इसमें आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं 67 का क्वेश्चन है हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किस में एल्युमिनियम की खान है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, उड़ीसा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर एल्युमिनियम का खान है फ्रेंड्स? 67 का आपका हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में एल्युमिनियम का खान है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं 68 का क्वेश्चन आप देख लीजिए। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, है ना, ऐसे मतलब निकला हुआ जिसे टच करके और वो बच्चे समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदु पर? 5 बिंदु से बना होता है, 6 बिंदु से, 7 बिंदु से या 8 बिंदु से? किससे बना होता है दोस्तों? ये 6 बिंदु से बना होता है, 6 बिंदु से, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 यानी कि 68 का आपका आंसर हो जाएगा 2। अब आगे देखते हैं 69 में देख सकते हैं फ्रेंड्स 69 में क्या है? प्याज की फसल उगाने के लिए 69 में है प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। अब देखिए जो गांव के बच्चे हैं जिन्होंने देखी होगी प्याज की खेती उनको तो सब पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि प्याज उगाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है जो जो काम किया जाता है प्याज को उगाने के लिए वो, लेकिन यहाँ क्रम आपका सही होना चाहिए कि पहले क्या होगा, दूसरे नंबर पे क्या होगा। देखिए सबसे पहले जो होता है ना वो मिट्टी की खुदाई की जाती है और उसको सॉफ्ट बनाया जाता है, तो ये पहले हो जाएगा ए। उसके बाद दोस्तों क्या किया जाता है ना कि यहाँ पर प्याज के ऊपरी की सूखी पत्तियों को काटना नहीं। अभी तो मिट्टी को हम जब नरम किए हैं तो सूखी पत्ती कहाँ से आ जाएगा, प्याज तो अभी हुआ नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा कि उसमें बीज बोया जाएगा। ये सिंपल कॉमन सेंस भी आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे प्याज का बीज आप डाल दिए, प्याज थोड़ा सा निकलेगा तो उसमें खरपतवार भी लगेंगे तो उसको हटाना होगा, नहीं तो जो भी आप खाद वगैरह देंगे तो खरपतवार जो है वो खा जाएंगे, इसलिए उनको पहले हटाना होगा। तो ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। अब क्या होगा फ्रेंड्स कि प्याज को यहाँ पर उखाड़ कर निकाला जाता है क्योंकि वो पत्ते रहेंगे ना ऊपर से तो उखाड़ने में बनेंगे। पहले पत्ता नहीं काटा जाएगा, पहले प्याज को उखाड़ा जाएगा और उखाड़ने के बाद जब प्याज का जो ऊपरी सूखी हुई जो पत्ती रहती है उसको हटा दिया जाता है। यानी कि पहले ए होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर पहले ए होगा, उसके बाद फ्रेंड्स बीज को यहाँ पर डाला जाएगा यानी सी होगा, फिर खरपतवार हटाया जाएगा यानी डी होगा, फिर प्याज को उखाड़ा जाएगा ई होगा और फिर उसके पत्तियों को काटा जाएगा यानी कि बी होगा। अब ये देख लीजिए किस में आएगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे देखते हैं 70। तो देखिए 70 में क्या है फ्रेंड्स क्वेश्चन, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। कोल्ड मतलब कि उसको रेगिस्तान कहा जाता है। ये कहाँ पर है? यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। ऊंचा पर है, सूखा है और समतल है। क्षेत्र स्थित है कहाँ पर है? शिलोंग में है, दार्जिलिंग में है या शिमला में या लेह? देखिए लेह लद्दाख को कहा जाता है फ्रेंड्स कोल्ड डिजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान लेह लद्दाख को कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 70 का 4। आगे हम बढ़ते हैं 71 में है नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बीज वाले को हमें चूज करना है। तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन दिया गया है ना इसके अंदर आप देखिए कि किसमें बीज नहीं होता है, उसको हटा दीजिए। अब वो नाम इस ऑप्शन में जो आएगा वो ऑप्शन नहीं होगा, इससे क्या होगा आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए इसमें किसमें मतलब कि बीज होता है, ये हमें मतलब हमसे ये पूछा गया है कि किसमें बीज होता है। देखिए फ्रेंड्स करेला में बीज होता है, खीरा में बीज होता है, आप सभी लोगों को पता है चिकू में बीज होता है, भिंडी में बीज होता है, प्याज में बीज नहीं होता है, नाशपाती में बीज होता है, आलू में बीज नहीं होता है, टमाटर में बीज होता है। अब देखिए प्याज और आलू वाला हटा दीजिए, ये प्याज वाला ऑप्शन देखिए इसमें प्याज नहीं होगा, इसमें देखिए आलू है ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आलू है ये ऑप्शन नहीं होगा, बचा थर्ड करेला, खीरा, चिकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर ये सब में बीज होता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये थर्ड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसी प्रकार से 72
72 आप देख सकते हैं नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है, यानी कि वृक्ष के जो ब्रांचेज होते हैं उस पर उल्टा लटक कर सोता है और उसी वृक्ष की पत्ती खाता है जिस पर वो सोता है रहता है। जंतु की औसत आयु 40 वर्ष होता है, यानी 40 वर्ष ये जीता है। पूरी जीवन में मुश्किल से 8 वृक्ष बदलता है। अब देखिए 40 साल के जीवन में यह 8 ही वृक्ष छोड़ता है, बहुत आलसी होता है, लेजी होता है। और ये दिखता है भालू जैसा बट भालू होता नहीं है फ्रेंड्स। तो ये आपका आ जाएगा स्लॉथ, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अपने पूरे जीवन काल में यह 8 पेड़ बदलता है, 17 घंटा सोता है, इसकी जो आयु होती है वो 40 वर्ष होता है और ये उल्टा लटक कर सोता है, भालू जैसा देखने में होता है बट ये भालू नहीं है, स्लॉथ, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा है 73। तो 73 में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर क्या क्या आपसे पूछे जा रहे हैं घरों के बारे में। कॉलम 1 में दिए गए स्थान के नाम है, देखिए इसमें स्थान के नाम दिया गया है और यहाँ पर वहाँ पर जो घर होता है, मतलब जो भी स्थान का नाम दिया गया वहाँ पर घर कैसे होता है वो दिया गया है कॉलम 2 में। अब आपको सही मिलान करना है, तो पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कौन सा क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अगर याद है कि कहाँ पर कैसा घर बनता है तो आप इजीली कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए पहले A B C ये सबको देख लीजिए, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। देखिए असम में घर कैसा होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो असम में जो घर होता है बांस के खंभों पर ऊंचे उठे घर बना होता है, तो ये अगर आपको पता है तो A का थर्ड। अब A का देखिए थर्ड इसमें भी है, अब ये ऑप्शन नहीं होगा, A का थर्ड इसमें नहीं है और एक ऑप्शन A का थर्ड ये है, एक और ऑप्शन जो आपको नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, A का थर्ड नीचे देखिए, यानी कि सेकंड तो नहीं होगा, बाकी 3 ऑप्शन बच गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स लद्दाख। अब देखिए लद्दाख में घर कैसा बना होता है, लद्दाख में घर कैसा बना होता है, तो पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये B का हो गया 2, यानी कि B का यहाँ पर क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, B का 2 हुआ है तो B का 2 किस में आएगा, यानी कि सिंपल सा ये आपका थर्ड होगा आंसर, A का थर्ड B का 2, बाकी और आपको देखने की जरूरत नहीं है। बट ऐसे आप देख सकते हैं मनाली में जो घर होते हैं दोस्तों पत्थर के बने ढालू वाले छत का घर होता है। राजस्थान में जो घर होता है फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों से बना होता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 74। तो देखिए 74 में जो क्वेश्चन है वो है हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष है। ऊपर कहने का मतलब हम लोग बोलते हैं ना पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के नीचे, तो जब पृथ्वी गोल है तो ऊपर नीचे क्या है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, अगर मान लीजिए आप छत पे हैं तो अगर आप किसी नीचे वाले व्यक्ति को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, आपके रिस्पेक्ट में कोई मान लीजिए नीचे है, आप छत पे हैं तो वो नीचे है, आप क्या बोलेंगे कि वो नीचे है। लेकिन वो नीचे से बंदा अगर आपको देख रहा है तो वो क्या बोलेगा आपको कि आप ऊपर हो, है ना। तो एक दूसरे का रिस्पेक्ट। लेकिन आपके साथ कोई छत पे ही बंदा है तो उसके लिए भी आप क्या हो, ऊपर हो, मतलब साथ में हो। तो जैसे ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाला एग्जाम्पल है, कोई ट्रेन के अंदर है तो ट्रेन में के अंदर वाले दूसरे व्यक्ति को देखेगा तो वो रेस्ट में दिखेगा, लेकिन ट्रेन के बाहर वाले व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा भी है तो उसको मोशन में दिखेगा, है ना। तो यही वाला सापेक्ष है, रिस्पेक्ट में चीज़ें बदल जाती है। तो पृथ्वी पर ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट से केवल ऊपर नीचे हमें दिखते हैं। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े होते हैं वो देश है, ठीक है। यानी कि कोई भी देश है जो ऊपर है और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है, नीचे है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम नीचे हो गए, हमारे रिस्पेक्ट में ऊपर हो गया। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट यहाँ पर देखना है। अब हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए, मान लीजिए हम नीचे हैं तो हमारी जस्ट ऊपर कौन सा देश होगा ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा होगा आप बताइए, अर्जेंटीना होगा, ये ऑप्शन आपका 2 होगा अगर आपको पता है तो। फ्रेंड्स आगे हम देख सकते हैं 75 में क्या है कि अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरक और पीड़कनाशियों का आधिक्य में मतलब ज़्यादा मात्रा में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या करेगा, सही उपयोगी मतलब होगा, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा, अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा। अगर बार बार आप मतलब कि खाद वगैरह का यूज कर रहे हैं, कीटनाशक का यूज कर रहे हैं, तो वो जो आपका ये व्यवहार है या किसान का ये व्यवहार है वो कैसा व्यवहार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में ऐसा होगा ना कि भूमि बंजर हो जाएगी और कोई भी फसल उस पर नहीं उगेगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। अब चलते हैं 76 में। तो देखिए फ्रेंड्स 76 में क्वेश्चन क्या है पहले ये देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 6 थीम हम लोगों को ईवीएस में पढ़ना है ना, तो उसमें से 4 हमें देखना है कि इसमें से कौन सा थीम है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा थीम है, ऑप्शन पूरा आप देख लीजिए, चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने पढ़ा होगा फैमिली, है ना, फैमिली, फ्रेंड, है ना, और फूड, वाटर, और ट्रैवल, और जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं ये भी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो आवास है ये नहीं है, थीम में नहीं आता है। काम और खेल, प्ले एंड वर्क, पदार्थ और यात्रा, यात्रा आता है, पदार्थ वगैरह नहीं आता है, ऐसा कोई चीज़। देखिए परिवार और दोस्त, ये आपका हो गया, भोजन हो गया, फूड, वाटर हो गया, ठीक है, और यात्रा, ये चारों इसमें मैच कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 77 में। 77 का क्वेश्चन देख लीजिए। शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या है। पोर्टफोलियो आप लोग समझते हैं किसी भी बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखना, उसके बारे में पूरा रिकॉर्ड रखना। एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। अब कोई एक कारण के आधार पर हम पोर्टफोलियो में शामिल करें। एक विद्यार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन, यानी कि उस विद्यार्थी के बारे में जो भी वो काम कर रहे हैं उसका भी हम उसमें कलेक्शन करें। विद्यार्थियों से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। तो ये कौन सा तरीका है पोर्टफोलियो बनाने का, ये आपसे पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका अगर हम बात करें ऑप्शन का, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी ACD, यानी बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी वस्तुओं का चयन करना है। अब एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, ये नहीं होगा, ठीक है। और बाकी शिक्षार्थी के अपने काम का चयन पोर्टफोलियो में शामिल करना, ये होगा। समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना, ये सारा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, ACD। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा 78 है। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा EVS के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। अब देखिए यहाँ पर NCF 2005 अगर आप पढ़े हैं तो आपको फ्रेंड्स सब कुछ पता होगा। EVS के पाठ्यक्रम के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए EVS पाठ्यक्रम को पर्यावरण, शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्या ये बात कहा गया है? EVS का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। EVS का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण, यानी कि विज्ञान और पर्यावरण का एकीकरण है, या सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण का एकीकरण है, या पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप दिया गया है। EVS का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण का एकीकरण है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, पर्यावरण, इन तीनों का कॉम्बिनेशन EVS होता है। और जो 3rd से 5th का जो बच्चे होते हैं जिनको EVS पढ़ाया जाता है, तो दोस्तों उनको अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता है कि इन्वायरमेंटल साइंस अलग से, सोशल साइंस अलग से और साइंस अलग से, नहीं, उन सबको इंक्लूड करके EVS के अंदर पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 79 की अगर हम बात करें तो एक EVS शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया, कौशल विकसित की जा सकती है। यानी वो ईंधन के बारे में सर्वेक्षण करने को बोलता है टीचर्स। तो टीचर्स मतलब इस एक्टिविटी के दौरान वो कौन सा कौशल विकसित करना चाहते हैं बच्चे के अंदर, परिकल्पना या समालोचनात्मक चिंतन, गहन चिंतन, या रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल, या पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। तो इसमें से कौन सा कौशल वो विकसित करना बच्चे के अंदर चाहता है, ये अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये आप देखिए। तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल के लिए उन्होंने बोला, नहीं 3rd हो जाएगा। अब देखते हैं 80। तो देखिए फ्रेंड्स 80 में जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि सीखने के लिए निरंतर आकलन की आवश्यक तत्व क्या है। मतलब सीखने के लिए इसका उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए तो नहीं। आकलन हम क्यों करते हैं? बच्चे को फैसला सुनाने के लिए तो नहीं फ्रेंड्स, ये तो निगेटिव हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं तो ए नहीं होगा। देखिए ए जिसमें है नहीं होगा, तो ये जब यही हमारा निगेटिव हो गया तो ये देखिए तीनों में ए है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? 3rd होगा। अब आगे आपको देखना है 81। 81 में क्या है? कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया इसको ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त मतलब इसको छोड़कर और कौन सा है? शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करें। क्या सराहना करने के लिए और उसके ज्ञान की सराहना करने के लिए कारीगर को बुलाया गया है?
तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा, फर्स्ट नहीं होगा, शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीकी की सराहना करें। तकनीकी की सराहना थोड़ी करना है बच्चे को, शिक्षार्थी को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करें, बिल्कुल। इसलिए लोकल पेंटर को बुलाया गया है ताकि स्थानीय यानी लोकल लैंग्वेज बच्चे सीख सकें, ठीक है। और कोई यहाँ पर सराहना करने के लिए नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 81, ये 81 है ना, 81 का आपका हो जाएगा थर्ड। हम देख लेते हैं 82। अब देखिए 82 में क्या है, मेहरे के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी है जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या, मतलब कि वो प्राकृतिक आपदा की वजह से अपने जहाँ वो रहते थे वहाँ से विस्थापित होकर, डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह चले गए और फिर से वो वहाँ पर जो वातावरण है वहाँ पर समायोजित होने में समस्याएँ आती है। एक EVS शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, आप कैसा मदद करेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, धैर्यवान होकर ताकि ये स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सके। तो नहीं, ऐसा थोड़ी है कि उनको छोड़ देंगे कि वो समय के अनुसार खुद ही समायोजित हो जाएंगे। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे, नहीं। ऐसा में उन्हें मतलब कि अलगाव फील होगा कि हमें एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, चौथा हो जाएगा, यानी कि और लोगों के साथ भी बातचीत करने में उनका मदद करेंगे और कहानियाँ भी साझा करेंगे। अब देखते हैं 83 में फ्रेंड्स आपका है कि समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। समुदाय संसाधन, ये समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैसले में मदद करता है। समुदाय को अपने बच्चों से के सीखने में हिस्सेदारी और उसमें उन्हें शामिल करने की ज़रूरत है। शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज़ हो जाएगा। अब ऐसा, ये तो निगेटिव हो गया चौथा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा, यानी कि समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी और इसमें शामिल होने की ज़रूरत है। तो आपका इसका 83 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। ओके, अब आगे हम देखते हैं 84 में फ्रेंड्स क्या है कि आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपने कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। कक्षा का मानचित्र, तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से विकास करने में सहायक होगा। कौन सा विकास? पूर्वानुमान और गणना के कौशल। तो यहाँ पर देखिए, गणना वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं, ये नहीं होगा। आंकड़ों के अभिलेखन, यहाँ पर आंकड़ों की भी कोई बात नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अभिविन्यास और सापेक्ष की स्थिति, बिल्कुल। जो मानचित्र खींचने का अगर कहा जाता है तो सापेक्ष की समझ वहाँ पर बढ़ेगी। तो ये आपका होगा, यानी कि थर्ड। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, 84 हो गया, 84 का थर्ड हो गया। अब 85 देख लेते हैं। तो 85 में फ्रेंड्स क्या है कि निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? मार्गदर्शन, अब देखिए जो हमारा कैरिकुलम है उसके डेवलपमेंट के लिए कौन सा इसमें मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? इसको देखना है। विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, क्या ये सिद्धांत नहीं है? तो ये तो बिल्कुल है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए, तो बिल्कुल ये भी था कि ये रटंत, इसको विधि नहीं बनाना है, इससे इसको परे करना है। परीक्षा को आसान बनाना, नहीं। ये आसान वगैरह जो है ना, निगेटिव टैग है, तो ये आपका निगेटिव ही पूछा, इसलिए थर्ड हो जाएगा। अब देख लेते हैं 86 का फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन है वो है, EVS में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा, यानी कि किससे बचना होगा? आकलन अगर इवैल्यूएशन कर रहे हैं बच्चे का, तो हम किससे बचें? जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों को उपयोग करने से बचें? नहीं, जानकारी एकत्रित करने के लिए अलग अलग तरीकों को उपयोग तो और अच्छी बात है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दूसरा, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है हमें कि रिकॉर्डिंग वगैरह करके बच्चे के माइंड में भर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, इससे बचना चाहिए। आकलन करते समय तकनीकी भाषा का उपयोग करने से किससे बचना चाहिए? तो तकनीकी भाषा का उपयोग करने से आकलन के समय इससे बचना चाहिए। यहाँ पर अगर हम दोस्तों आकलन कर रहे हैं तो तकनीकी भाषा का उपयोग करने से हमें बचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो इससे बचना चाहिए क्योंकि निगेटिव पूछा गया है, इसलिए आंसर चौथा होगा जो गलत है। मतलब गलत आंसर ही सही होगा क्योंकि गलत पूछा गया है। 87 की बात करें तो रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है, जिसको 1909 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया। मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया, यानी कि मच्छर पर उन्होंने रिसर्च किया था। सिंपल सी बातें हैं। अब यहाँ पर देखिए, EVS में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? ये कहानी EVS में क्यों डाला गया? शिक्षार्थी को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझ पैदा हो, इसके लिए डाला गया।
फ्रेंड्स, या शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया जा सके, इसके लिए डाला गया है। तो देखिए, वैज्ञानिक समझ उत्पन्न हो, बिल्कुल ये इसलिए डाला जाता है। शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया जा सके, नहीं, हमारे मतलब बच्चे का ऐसा नहीं है कि कहानी लिखना सीखे, ठीक है। शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानी को इकट्ठा करने के लिए, हाँ, विज्ञान के इतिहास की सराहना, बिल्कुल। तो ये आपका हो जाएगा ACD, तो ऑप्शन हो जाएगा 2, जिसमें आपको दिख रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर कहानी लिखने के लिए हमें मकसद नहीं होता है कि 1 से 5 क्लास के जो बच्चे वो कहानी लिखे, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। अब देखते हैं दोस्तों 88 में जो आपका क्वेश्चन है, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा, यानी जो थीम है ना यात्रा, ट्रैवल को एकत्रित करना चाहते थे। अब किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयोगी है? यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप आप दिखाएंगे, यात्रा पर कविता, यातायात के साधनों पर मॉडल, या बच्चों की यातायात पर अपने अनुभव। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो आपकी तरफ से दोस्तों बेटर होगा? यानी कि देखिए, सबसे जहाँ पर अनुभव एक्सपीरियंस की बात की जाती है ना, वो ज़्यादा बच्चे अपना अनुभव सुनाएंगे, ठीक है। 89 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर EVS कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है उसके माता पिता उस स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? मतलब कि आपके क्लास में एक बच्ची है और वो अगर आपसे पूछती हैं कि हमारे बगल में एक भिखारी लड़का है, उसके माता पिता उसे स्कूल नहीं जाने देना चाहते हैं, कि तो क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं, तो इस पर आप अगर टीचर हैं तो आप क्या मतलब सुझाव देंगे, क्या जवाब देंगे उस बच्ची को? आप उसे सुनेंगे पर उसके पाठ्य योजना तक सीमित रहेंगे? नहीं, ये तो सीमित रहना, लिमिटेड रहना, बस ये बोलना है कि नहीं ये सब बाहरी दुनिया से तुमको नहीं मतलब है, जो किताब में लिखा गया है वही पढ़ो, ऐसा आप बोलेंगे तो नहीं, ये कतई नहीं होगा। तो पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे। इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग में चर्चा करेंगे, मतलब डीप अलग से चर्चा करेंगे कि ये बाद में बात करेंगे, इस पर मतलब कि बाद में बात करें, ऐसा करेंगे। दूसरा यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो ये है, तो उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल पूरे भारत की भिखारी की हमें चर्चा नहीं करना है, बच्ची जो भी यहाँ पर पूछ रही है तो हाँ, पूरे कक्षा में चर्चा करेंगे ताकि और बच्चों को भी सीखने को इससे मिले। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, खेल और पहेलियाँ EVS के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि वे कक्षा की एक रसता से विराम प्रदान करते हैं। वे शिक्षार्थियों को मज़े करने का समय प्रदान करते हैं। वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। इनका कक्षा में संपादन करना आसान होता है। क्यों मतलब रखा जाता है खेल और पहेली को EVS में क्यों रखा जाता है? आसान करने के लिए ये बिल्कुल नहीं होगा, समय मज़े करने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक रास्ता को विराम प्रदान, यहाँ पे विराम लग गया ऐसा कुछ भी नहीं है, शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स इस प्रकार से ये 30 जो क्वेश्चन हमने EVS का कराया, इसको आप देख लीजिएगा। ये 2021 का जो फ्रेंड्स 16 दिसंबर को पेपर हुआ था उसका था 30 मार्क्स का EVS, और 30 मार्क्स का हमने CDP करा दिया है। उस वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप देख लीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।